हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली व्याकरण की वीडियो में हमने वर्ण विचार भाग 1 किया था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज हम करेंगे वर्ण विचार भाग 2, व्यंजन। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से, स्वर जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया, स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है, यानी कि सारे व्यंजन आधे होते हैं, हलंत लगा होता है। मूल जो व्यंजन होता है उसके अंदर अ प्लस होता है, तब वो पूरा बनता है व्यंजन। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन अड़ और ढ, जिसके नीचे बिंदु होती है, साइड में नहीं, अड़ को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। वैसे तो हम व्यंजन 33 मानते हैं, लेकिन द्विगुण को जोड़ने के बाद वो 35 हो जाते हैं। क से ह तक व्यंजन मूल व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मूल व्यंजन यानी कि जिनके नीचे हलंत होता है, आधे व्यंजन जो होते हैं वही मूल व्यंजन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है हल, मूल, शुद्ध, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको, या स्वर रहित व्यंजन। जिसके नीचे हलंत होता है उसको स्वर रहित, यानी कि उसके अंदर स्वर नहीं होता है। व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? 5। हमने पहले भी बताया कि आपको व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क की जो लाइन होती है वो कवर्ग, अगली चवर्ग, फिर टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। यानी कि एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं, और पांचों के अंदर 25 होते हैं। इस तरीके से आपके क से म तक, क से म तक कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये वर्ग में गिने जाते हैं। एक वर्ग में 5 होते हैं, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, 25 को। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन, जब जैसे अभी हमने ऊपर किया, स्पर्श व्यंजन क से म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्थित होता है, इन स्वरों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होता है। यानी कि ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं, ना तो स्वर की तरह होते हैं पूरे उच्चारण इनका, और ना ही व्यंजन की तरह से उच्चारण होता है, बल्कि ये इनके बीच की आवाज होती है, इसलिए इनको अंतस्थ यानी कि बीच के कहा जाता है। य, र, ल और व, ये 4 वर्ण होते हैं जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें आप याद रखोगे, य और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर यानी कि इनकी आधा इसमें स्वर होता है, इसलिए हम इनको अर्ध स्वर कहते हैं उच्चारण में। इसके बाद आपका आता है तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी कि रगड़ खाते हुए निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे। ऊष्म के नाम से ही आपको पता चलता है, ऊष्म यानी कि गर्मी। और गर्मी कैसे पैदा होती है? जब कोई चीज आपस में रगड़ी जाती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स और ह, ये 4 होते हैं। आगे है मुख से निकलने वाली वायु प्राणतों के आधार पर व्यंजन के भेद। यानी मुख से जो वायु निकलती है वो कम निकलती है या ज्यादा निकलती है, उसके आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब है वायु। वायु यानी कि सांस जो हम लेते हैं कोई भी किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय। महा का मतलब है ज्यादा और प्राण का मतलब है वायु, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु की जरूरत होती है वो महाप्राण होते हैं, और जिसकी कम होती है वो अल्प। नंबर 1 है अल्प प्राण। इन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। इसमें सभी स्वर
स्वर कितने होते हैं? 11। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। हर वर्ग का पांचवा, यानी कि 5 जो वर्ग होते हैं उसमें से हमने पहला, तीसरा और वर्ण लेना है। तो हम टोटल करेंगे इसके। अल्प प्राण कितने होते हैं? स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का, यानी कि 5 वर्ग हैं, उसमें से एक वर्ग में से 3 लेंगे तो 5 के कितने हो गए? 15। 15 व्यंजन हो गए। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो ऊपर बिंदी लगती है, अनुस्वार 1। अंतस्थ आपको पता ही होगा अभी, य, र, ल और व 4 हो गए हैं। तो आप टोटल करेंगे इनको, 11, 15, 1 और 4 कितने हो गए? 31। अल्प प्राण कितने होते हैं? 31। अब हम आगे करेंगे महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इसमें हर वर्ग का, जैसे 3 तो हमने पहले ले लिए, लेकिन बाकी बचे 2, तो दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में विसर्ग, ऊष्म व्यंजन आते हैं। टोटल करेंगे अब हम इसको। हर वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी कि एक वर्ग, एक लाइन में से 2 लिए तो 5 लाइनों में से 10 बनते हैं आपके। दूसरा विसर्ग। विसर्ग कितने होते हैं? 1 ही होता है। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो टोटल करेंगे हम इसको, 10, 1 और 4, ये 15 हो जाते हैं आपके। आगे है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन। कंपन यानी कि जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों के अंदर कंपन होता है। नंबर 1 सघोष, या इसको घोष भी कह सकते हैं आप। नंबर 2 अघोष। घोष का अर्थ होता है नाद या कंपन। नंबर 1 है सघोष। जिनके उच्चारण में, जिनके यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु या श्वास धक्का देकर बाहर निकलती है या स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है और स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। और इसकी संख्या हम कैसे करेंगे? सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31। इसमें सभी स्वर आते हैं। कितने होते हैं? 11। उसके बाद हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो 1 में से 3 हो गए तो 5 में से 15 हो गए। अंतस्थ वर्ण होते हैं और ह, अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व और साथ में है, तो 5 ये हो गए हैं। अब हम इनको टोटल करेंगे, 11, 15 और 5 31। इसके बाद आपका आता है नंबर 2 अघोष। श्वास या वायु, सांस या प्राण वायु जो हमारी होती है, बिना किसी कंपन के आसानी से बाहर निकल जाती है। टोटल कैसे करेंगे इनको? अघोष वर्ण 13 होते हैं। कौन कौन से? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो पांचों के कितने हो गए? 10। और तीनों श, जिसको हम कहते हैं श, स और है, याद रखोगे इसमें है नहीं आएगा, है हमने ऊपर काउंट किया था। तो ये कितने हो गए टोटल? 3, 10 और 3 13। इसके बाद है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये बच्चों को बहुत मुश्किल होता है याद करने में इसको। आप पहले स्वर और व्यंजन याद करोगे कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से के बाद में कौन सा आता है। 9 आधारों पर हम इनका उच्चारण स्थानों के वर्गीकरण करते हैं कि किस तरीके से, कौन सी जगह से हम कौन सा वर्ण का उच्चारण करते हैं। स्वर आपने पहले भी पिछली वीडियो में भी किया, कौन कौन से होते हैं? अ से औ तक। ज्यादा डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है व्यंजन, क से मैं तक। इनको हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये 25 हो जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये अब मैंने आपको दोबारा से इसलिए लिख के दिखाए हैं ताकि हम नीचे जो तालिका बनाएंगे उच्चारण स्थान के नाम की, तो वो इनको देखते हुए आसानी से बन सके। इसमें हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान, ये सारे एक ही तालिका के अंदर इकट्ठे करेंगे ताकि आपको करने में आसान रहे। याद करा हुआ भूल जाता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप ऊपर से इसकी बनाओगे टेबल। पहला अघोष, जैसे आपने याद ही किया होगा, पहला और दूसरा अघोष होता है।
तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, फिर सघोष, फिर अघोष, और इस तरीके से याद करोगे आप। इसके नंबरिंग याद कर लोगे, पहला, दूसरा और सातवां, ये 3 अघोष होंगे, बाकी सबके सब सघोष होंगे। आप याद रखोगे पहला, दूसरा और सातवां, ये 3 ही अघोष हैं, बाकी सब सघोष हैं। टेबल बनाते टाइम आप इस तरीके से याद रखोगे, पहला, दूसरा और सातवां अघोष, बाकी सब 8 में 8 तक लिखेंगे, बाकी सब सघोष। इसके बाद हम करेंगे दूसरी लाइन में अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप महाप्राण को याद रखोगे क्योंकि ये कम होते हैं। इसमें दूसरा, चौथा और सातवां 3 महाप्राण करोगे, बाकी सब जो रहेंगे वो अल्प प्राण रहेंगे। लिखते टाइम आप याद रखोगे दूसरा, चौथा और सातवां महाप्राण होते हैं, बाकी सब के सब 8 में से अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद हम आते हैं उच्चारण स्थानों पे। पहला होता है कंठ है। आप इस पिक्चर को ध्यान दोगे, पिक्चर में जो आपको पहला पॉइंट दिया गया है ये हमारा होता है कंठ। आप गले से लेके मुंह की साइड बाहर की तरफ जो आवाज निकलती है उस तरीके से चलोगे। इसके साथ साथ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 स्थान है इसमें। सबसे पहले आप अपने गले पे हाथ रखोगे, फिर उससे आगे बाहर की साइड निकलते निकलते बिल्कुल बाहर निकल आओगे अपने गले से। उसी तरीके से आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो पहला है कंठ पे अपने हाथ रखोगे तो कंठ है पहली लाइन। 5 वर्ग होते हैं हमारे, 5 लाइनें हैं, तो हम इसमें से याद करेंगे पहली लाइन पहले नंबर से यानी कि कंठ से। फिर उसके बाद दूसरी लाइन आपकी आती है तालव्य, वो दूसरे पॉइंट पे तालु पे। जैसे आप कंठ से थोड़ा बाहर आते हैं, दांतों की साइड बाहर की साइड निकलते हैं तो तालु आता है। दूसरी तालु से तीसरी है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है, जहां अगर आप अपना अंगूठा लेके अपने दांतों के पीछे लगाओगे तो वो होता है मूर्धा, मूर्धन्य, या जिसको हम ऊपर की छत भी बोल सकते हैं, अपने मुंह के ऊपरी छत, जीभ का ऊपरी हिस्सा ऊपर की साइड, मूर्धन्य। चौथा आपको समझ आ ही जाएगा दंतव्य। दांत कौन से होते हैं आपके, दांतों से बोली जाती है चौथी लाइन। और पांचवी ओष्ठ है, ओठों से होठों से बोली जाती है पांचवी लाइन। और छठी लाइन होती है नासिका। आपको पता ही है नासिका आपकी कहाँ है, सारे मुंह से बाहर आ जाती है अब नासिका। तो छठी लाइन जो होती है यानी कि नासिका के द्वारा बोली जाती है। ये तो 6 पॉइंट है, आपको याद रखोगे इसमें। पहली लाइन कंठ है पहले पॉइंट से, दूसरी लाइन दूसरे पॉइंट तालव्य दूसरे से, मूर्धन्य तीसरे पॉइंट से, दंत्य उससे आगे आ जाओगे आप दांतों से, और दांतों से आगे क्या होते हैं, होठ होते हैं। और होठ से आगे अब और कुछ पार्ट नहीं बचता है, होठ के ऊपर आती नासिका, तो नासिका भी आ जाते हैं। ये पांचों वर्ग आप इसके में कंप्लीट हो जाते हैं। नासिके को आप द्विस्थानीय वर्ण भी कहते हैं। द्विस्थानीय क्यों होता है, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है इनको हम पांचवा वर्ण जो पांचों वर्ग के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन नासिका के अंदर भी इनको पांचों वर्णों को दोबारा से हम काउंट करते हैं, यानी कि 2 जगह से इनका उच्चारण स्थान हम मानते हैं, पांचों वर्गों के साथ भी और छठा नासिका के साथ भी। इसलिए हम द्विस्थानीय यानी कि 2 स्थानों पर इनका उच्चारण किया जाता है। ये तो आपके पांचों वर्ग आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान हो जाते हैं। इसी तरीके से ट की लाइन में अड़ और ढ जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका उच्चारण भी हम ट की लाइन के साथ ही करते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे यहाँ 25 म तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तो हम इनको यहां लिखेंगे अल्प प्राण वाली लाइन में य र ल, और व को सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे हम लिखेंगे। व को हम इसमें साथ में नहीं लिखेंगे, व को सबसे लास्ट पॉइंट पे लिखेंगे, पहला हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है श श श और है। हम इसमें है को ऊपर लेंगे और तीनों श को सीरीज में लिख देंगे, जिस तरीके से लिखते पहले श शलगम, फिर षटकोण और फिर स सपेरा। तीनों के सीरीज में जैसे लिखे जाते हैं वैसे के वैसे हम इनको लिख देंगे। पहला है याद रखोगे, है को ऊपर लिखा जाता है और श को नीचे लिखा जाता है, बस।
बाकी यर लव जैसे सीरीज में है वैसे ही पहला पॉइंट छोड़ोगे खाली, और यर ल और वह को बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे नीचे लेके जाएंगे, वहां लिखेंगे। ठीक है, वह के साथ में फ का उच्चारण स्थान भी हम इसी में करते हैं। इसके बाद ये हमारे सारे व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हमारे स्वर। स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है स्वरों का? तो सबसे पहले हम अ और आ होता है, तो पहली लाइन में अ और आ लिख देंगे। दूसरे ई होती है, दोनों ई उसमें दूसरी लाइन में लिख देंगे। अब मूर्धन्य का आप याद रखने के लिए याद रखोगे री की जो शेप होती है या ध की जो शेप होती है वो लगभग एक जैसी होती है। ध धनुष या री ऋषि, दोनों की शेप से आप याद रख लोगे, मूर्धन्य री के जैसा होता है। दांतों से कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है, दंतव्य में आप याद रखोगे दांतों से कोई स्वर नहीं बोला जाता है। आगे है ओष्ठ। ओष्ठ एक चीज का आप ध्यान रखोगे, ओष्ठ और कंठोष्ठ। ओष्ठ और कंठोष्ठ दोनों में जो इनकी शेप होती है वो तीन के जैसी होती है, तीन होता है आगे, याद रख लोगे। इसमें ओष्ठ में उ दोनों उ, और कंठोष्ठ में ओ और औ, यानी कि दोनों में ओ होता है, तीन के जैसी शेप होती है, तो दोनों में हम इनको लिख देंगे, पहले उ और फिर ओ औ। नासिका से आप याद रखोगे जैसे दांतों से कोई नहीं बोला जाता स्वर, वैसे ही नासिका से भी कोई स्वर नहीं बोला जाता है। आगे है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में ए और ऐ का उच्चारण हम करते हैं। तो ये थे आपके स्वर। इसके बाद कुछ मेन क्वेश्चन है आपके इस तालिका के आधार पर। ह जो होता है सघोष वर्ण होता है। ह को आप अलग से याद रखोगे, ह का जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। अगला है ह या विसर्ग कंठ के थोड़ा नीचे काकल से बोला जाता है। काकल एक कंठ स्थान है, उच्चारण स्थान है, जिसका हम इनमें गिनती नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको अलग से किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इसका काकल स्थान होता है, उच्चारण स्थान है का सिर्फ, और किसी का भी नहीं। इसके बाद आता है क ख ग और घ को हम जिह्वा मूल्य व्यंजन भी कहते हैं। जिह्वा मूल्य व्यंजन किसको कहा जाता है? क ख ग और घ को। इसके बाद है आपका अगला मेन क्वेश्चन बनता है प्रयतन। क्या होता है प्रयतन? ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण स्थानों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे व्याकरण में प्रयतन कहते हैं। यानी कि जिस भी वर्ण का हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए उच्चारण स्थानों को जो प्रयास करना पड़ता है, जैसे कंठ को कितना प्रेशर देना पड़ता है, तालु को कितना, मूर्धा को कितना, तो वो सब क्या है? प्रयतन कहलाते हैं। प्रयतन के दो भेद होते हैं, नंबर 1 आभ्यंतर और नंबर 2 बाह्य। अभ्यंतर यानी कि भीतरी और बाह्य यानी कि बाहरी। अभ्यंतर प्रयतन के आधार पर वर्गीकरण। स्वर के भेद आते हैं इसमें 4 और व्यंजनों के 8। स्वर के भेद 4 हमने पिछली वीडियो में भी किए हैं, ज्यादा डिटेल के लिए आप वहां से देख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है विवृत, जिसमें आ होता है। अर्ध विवृत जिसमें ए, अ, ए, औ और ओ होता है। तीसरा है संवृत जिसमें ई और उ होता है। अर्ध संवृत में आई और औ होता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो में देख ले, हमने एक्सप्लेन किया था इसको अच्छे से। नंबर 2 है व्यंजनों के भेद। कितने होते हैं? 8। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, हमने पीछे भी ऊपर किया है अभी। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भी अंग से स्पर्श करके बाहर निकलती है। स्पर्शी जैसे कि नाम से ही पता है, स्पर्श करके बाहर निकलती है किसी भी उच्चारण स्थान को, तो वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क से म तक 25 होते हैं। नंबर 2 है स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी में आप ध्यान रखोगे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ, घर्षण यानी कि रगड़ खा के बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ये च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद आपका आता है संघर्षी।
इन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंगों के परस्पर निकट आने पर जगह कम हो जाती है। यानी कि जो उच्चारण स्थान है, इन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंग जो होते हैं, जो उच्चारण करते हैं, तो मुख के जो अंग होते हैं वो परस्पर निकट आ जाते हैं और वो जगह कम रह जाती है, तो वायु घर्षण करते हैं। अगर कम जगह है तो जो अगर पास में से कोई निकलता है तो वो रगड़ खा के ही निकलता है, घर्षण करके बाहर निकलता है। तो इसमें श, श, स और है आते हैं। उसके बाद आपका आता है नासिक्य। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, इसमें हर वर्ग का पांचवा, हमने ऊपर भी किया, ये हर वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है, और अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो किसी भी शब्द के ऊपर जैसे बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार होता है। ये सारे नासिके में आते हैं। डोट होती है ऊपर, ये बिंदी होती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। नंबर 5 है लुंठित। जिनके उच्चारण में जीभ मुख के मध्य आकर झटके के साथ गिरती है। आप याद रखो कि झटके के साथ बाहर एकदम नीचे गिरती है तो उसे लुंठित कहते हैं। इसे प्रकंपित भी कहते हैं। और ये कौन सा वर्ण होता है? ये सिर्फ र वर्ण होता है। नेक्स्ट है आपका पार्श्विक। जीभ का अगला भाग मसूड़े को स्पर्श, मसूड़े आपको पता ही है दांतों के पीछे, को स्पर्श करता है और वायु जीभ के दोनों पार्श्व, पार्श्व होता बगल में, पास में से दोनों साइड से निकल जाती है, तो उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और ये कौन सा वर्ण होता है? ल। सिर्फ ल ही होता है जो पार्श्विक होता है। इसके बाद आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। जीभ मूर्धा को स्पष्ट करते हुए नीचे गिरती है। अड़ और ढ, जो ट की लाइन में हमने ऊपर लिखा था टेबल के अंदर, जिनके नीचे डोट लगी होती है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। यानी कि ये वर्ण जो थे संस्कृत में नहीं थे, इनको हिंदी से ही लिया गया, हिंदी के विकसित व्यंजन है ये। अर्ध स्वर आता है आपका। अब आप सोचोगे हम व्यंजन कर रहे थे, स्वर कहाँ से आ गया? लेकिन इनका उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का होता है। ये ना तो स्वर होता है पूरी तरीके से और ना ही व्यंजन की तरह उच्चारण होता है, ये इन दोनों के बीच का होता है। जैसे य, अब याद रखोगे य के अंदर किसकी आवाज आती है? ई और अ, और व में उ और अ, तो यानी कि इनके अंदर स्वरों का उच्चारण होता है, इसलिए हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। नंबर 2 है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 11। तो पिछला इसमें आपको सारा रिवाइज भी हो जाएगा। कंठ्य वर्ण, इसमें स्वर होते हैं अ, क वर्ग, विसर्ग और ह। तालव्य में दोनों ई, च वर्ग, य और श। मूर्धा में री, ट वर्ग, र, स, अड़ और ढ। दंतव्य में त वर्ग और स। वर्त्स्य में सिर्फ ल होता है। औष्ठ्य में उ और उ, दोनों उ होते हैं और प वर्ग होता है। कंठ तालव्य में ए, ऐ। कंठ औष्ठ्य में ओ और औ। दंतोष्ठ में व होता है। नासिका में अनुस्वार और पंचम वर्ण, पंचम वर्ण यानी हर वर्ग का पांचवा वर्ण। अलही जीवा में क, ख, ग, ज, फ, ये क्या होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं। आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हों, हमारी अपनी भाषा के नहीं, अरबी फारसी के वर्ण हैं। वर्णों के नीचे लिखी बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जैसे क हम लिखते हैं, उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो उसको बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। इसके बाद आपके आते हैं व्यंजन गुच्छ। संपृक्त ध्वनि भी इसको कहते हैं, या संयुक्त अक्षर भी हम इसको कह सकते हैं। किसी शब्द में अलग अलग जाति के 2 या 3 व्यंजन लगातार हो और उसके बीच में कोई स्वर न हो, इसी व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। यानी कि 2-3 व्यंजन आएंगे, बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो वहां पर लगातार 2 या 3 व्यंजन आए और उसके बीच में स्वर ना हो। जैसे पत्थर में त और थ, हम इसका पहले वर्ण विच्छेद कर लेंगे। जहां पर जैसे प के बाद में अ है तो अ
क्या आता है, स्वर आता है, लेकिन स्वर तो आना ही नहीं चाहिए। जो ऐसे वर्ण जहां लगातार व्यंजन हो, सिर्फ बीच में स्वर ना आए, त और थ ये दोनों क्या है, व्यंजन है। अगले में स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में क्या है, स और व, स और थ ये दोनों क्या है, य, तीनों क्या आ जाते हैं, आपके वर्ण आ जाते हैं, इनके बीच में स्वर नहीं है, इनको हम व्यंजन गुच्छ कहेंगे। अगला है व्यंजन गुच्छ द्वित्व या युग्मक ध्वनि या युक्ताक्षर द्वित्व, कुछ भी आप आपके सामने नाम आ सकता है, तो याद रखोगे ये सारे एक ही हैं। जहां दो समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो। ऊपर वाले में क्या किया था हमने, अलग अलग व्यंजन थे, लेकिन इसमें क्या है, समान व्यंजन होंगे, दो होंगे लेकिन एक का ही, जैसे हम एक आधा और एक पूरा मान लें, जैसे दिल्ली में दोनों ले एक आधा एक पूरा, कुत्ता में दोनों तो एक आधा एक पूरा, कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंदर वही वर्ण रिपीट होता हो, एक आधा और एक पूरा, तो ये व्यंजन गुच्छ द्वित्व कहलाते हैं। नोटिस में स्पेशल क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण द्वित्व दो बार में कभी नहीं लिखा जाता। हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो कभी भी दो बार नहीं लिखा जाता। आप इसको याद रखोगे, क्वेश्चन में भी आ सकता है कहीं भी, आपको किसी भी परीक्षा में, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको इजी लगेगा। आगे है वर्ण संयोजन। संयोजन जैसे नाम से ही पता चलता है, वर्णों को इकट्ठा करके लिखना, संजोना, इकट्ठा करना। जैसे वर्णों का हम अलग अलग वर्णों को इकट्ठा करके एक शब्द बना देते हैं, जैसे र अ म अ, राम। अब यहाँ वर्ण संयोजन क्या है, राम। इसी का उल्टा है वर्ण वियोजन, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। अब राम लिख के हम उसके वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्ण वियोजन हो जाता है, यानी कि उनको अलग अलग कर देना। इसके बाद आपका आता है अक्षर। एक या अनेक ध्वनियों की उस छोटी से छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है जिनका उच्चारण एक ही झटके से होता है। जिनका उच्चारण एक ही झटके से होता है, इन ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे आ क्या है, एक स्वर है, तो इसलिए यह एक ही ध्वनि है, एक ही अक्षर है, दो नहीं कहेंगे हम इसको। जैसे दूसरा क्या है, जा। जा में क्या है, ज, दो ध्वनियां हैं, ज और आ। मार, मार में कितनी ध्वनियां हैं, तीन, या तीन अक्षर हैं, म आ र, या तीन है। इसमें व्यंजन एक से अधिक तथा स्वर एक ही रहता है। व्यंजन तो एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन स्वर एक ही होना चाहिए, ये अक्षर है। जैसे घी, क्या, क्यों, मत, इन सब शब्दों के अंदर आप देखोगे कि इन सब में एक ही स्वर है। इसके बाद है अक्षर के प्रकार। अक्षर के कितने प्रकार हैं, दो, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर क्या है, जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है, यानी कि जो कोई भी शब्द हम लिखते हैं उसके आखिरी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा है तो वो बधाक्षर है, यानी कि बंधा हुआ, इसको बोल सकते हो आप याद रखने के लिए। जिसके आखिरी वर्ण के नीचे हलंत लगा हो वो बधाक्षर कहलाता है। और नंबर दो है मुक्ताक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, यानी कि जो आधा नहीं होता, पूरा होता है वर्ण, और पूरे वर्ण के अंदर आपको पता ही है स्वर मिक्स होता है, स्वर मिला होता है। जैसे पी, पै में ई मिली होती है बड़ी, खा, ख के अंदर आ मिला है, पुस्तक, क के अंदर अ मिला हुआ है, तो यानी कि सबके अंदर लास्ट में स्वर है, इसलिए इसको मुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है संगम। संगम या संहिता, शब्दों का उच्चारण करते समय कहीं थोड़ा या कहीं ज्यादा ये रुकना ही संहिता या संगम कहलाता है। यानी कि हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, चाहे हम बोलते हैं, बात करते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम सब एक लेवल में बोलते हैं, कहीं आवाज हमारी कम होती है, कहीं हमारी ज्यादा होती है, तो इसी को हम संगम या संहिता कहते हैं। संगम प्राय बीच में होता है, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है, यानी कि अल्पकाल के लिए भी हो सकता है और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। अनुतान, अनुतान का मतलब होता है लय या उतार चढ़ाव। जैसे गाने में उतार चढ़ाव होते हैं,
किसी भाव को व्यक्त करने में ध्वनियों के कंपन में उतार चढ़ाव को ही अनुतान कहते हैं। ध्वनियों में जो कंपन होती है उसका उतार चढ़ाव ही अनुतान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बलाघात या स्वराघात। शब्दों का उच्चारण करते समय कहीं कम तो कहीं ज्यादा जोर देकर बोलना ही बलाघात कहलाता है। यानी अब इसके 3 प्रकार हैं। पहला है वर्ण बलाघात, यानी कि किसी वर्ण विशेष पर बल देना। शब्द बलाघात, किसी शब्द विशेष पर बल देना। और वाक्य बलाघात, यानी कि किसी वाक्य विशेष पर बल देना। अब जैसे हम शब्द ले लेते हैं उदाहरण के लिए नमक। नमक हम बोलते हैं तो इसमें म पर बल दिया जा रहा है, ना तो न और ना ही क, यानी कि म के ऊपर। आप बोल के देखोगे म के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो म पर बल देना यानी कि बलाघात है। माला, माला, माँ की बजाय ला के ऊपर हम ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बलाघात किस पे है? ला पर है। इसी तरीके से आगे है आपका अनुस्वार में हमेशा बिंदु आगे आने वाले वर्ण के पंचम अक्षर की होती है। आप याद रखोगे, आपने शब्द देखे होंगे जैसे गंगा है, आप बहुत से आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, बहुत से शब्द मिलेंगे सॉरी, जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है तो उस हर बिंदी का मतलब आधा न नहीं होता है। बच्चे कई बार ये कहते हैं कि बिंदी है मतलब आधा न है, तो आधा न हमेशा नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे गंगा में ग के ऊपर बिंदी है, उस बिंदी से अगला वर्ण जो भी है वो जिस वर्ग का होगा, अगला वर्ण जैसे बिंदी के बाद में क्या है, अगला वर्ण जिस वर्ग का होगा, यानी कि जिस भी क वर्ग का है, च वर्ग का है, किस भी वर्ग का है, तो उसी का 5वां वर्ण वो बिंदी होती है। इसी तरीके जैसे पंजाब में देखो एक उदाहरण और, पंजाब में प के ऊपर बिंदी लगी है लेकिन उस बिंदी के बाद वाला वर्ण कौन सा है? ज। तो ज कौन से का है, कौन से वर्ग का है? आप सोच के बताओगे। च वर्ग का है, च छ ज झ, ज च वर्ग का है तो च का 5वां क्या होता है? इ होता है। तो इस बिंदी का मतलब क्या है? इ होता है। और बिंदी होती है तो वो यानी कि आधा वर्ण होता है, तो इसलिए हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। इसी तरीके से आप आगे याद रखोगे संतरा, संतरा, इस बिंदी के बाद तय है तो तय का 5वां क्या होता है? न होता है, ये तो आधा न हो गया। ठंडा, बिंदी के बाद में क्या है? ड, ये ट की लाइन का है ड, तो ट की लाइन का 5वां क्या होता है? अणे, तो इस बिंदी का मतलब अणे होता है। इसी तरीके से संपूर्ण, प की 5वां कौन सा होता है? मैं, प फ ब भ मैं, तो इस बिंदी का मतलब मैं होता है और वो आधा होता है। तो आप उम्मीद करते हूँ समझ आया होगा आपको बिंदी का मतलब, हर बिंदी न नहीं होती। मात्रा, अब स्वरों के संकेत चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। जो स्वर के संकेत चिन्ह होते हैं वही मात्रा कहलाते हैं। मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। वैसे तो हम स्वर कितने काउंट करते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन याद है होगा आपको अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो बाकी कितने बचते हैं? 10। तो स्वर 11 होते हैं और मात्रा 10 होती है। स्पेशल बात आप याद रखोगे इसमें नोट, श और ह में री की मात्रा कैसे लगाते हैं। एक शब्द आपके पास आता है श्रृंगार, आप श्रेय लिखते हो, श्रेय के बीच में आप लाइन लगाते हो, लेकिन जब श्रृंगार कर लिखते हो तो उसमें श के अंदर री होता है तो वो लाइन इसमें से हट जाती है, श्रृंगार बन जाता है। श के नीचे री, तो वो से र हट जाएगा और री की मात्रा नीचे लग जाएगी। इसी तरीके से ह के अंदर री की मात्रा लगाओगे आप तो उसके पैर में लगेगी री की मात्रा, हृदय। तो पेट में बोल सकते हो आप, इसका पैर में बोल सकते हो, नीचे बोल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये था आज का आपका चैप्टर, वर्ण विचार हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। धन्यवाद।